जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जो हम पढ़ते हैं, जो एडम स्मिथ ने दी है, जो हम और आप पढ़ के बड़े हुए हैं, बड़े करे गए हैं, जहां से किनीजियन इकोनॉमिक्स की लेइंग डाउन द फाउंडेशन, और फिर हमने क्लासिकल नियो थ्योरी और फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी से फिर हम मॉडर्नाइज थ्योरी पे आए हैं। ये सारी थ्योरीज में वो ऑप्टिमम लेवल की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, ऑप्टिमम लेवल इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई, जिसको प्राइस इक्विलिब्रियम बचपन में हमें पढ़ाया जाता था। एंड फिर ऑप्टिमम लेवल ये सब करने के लिए वो कहते हैं कि अचीवमेंट जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी से होता है। और ये एम्प्लॉयबिलिटी में वो हर यूनिट, हर हर पर्सन को वो एज अ यूनिट ऑफ लेबर मानते हैं, जिसमें वो अजम्पशन पे चलते हैं कि सब होमोजीनियस हैं, है ना, और सब डिविजिबल हैं। एक्चुअल में मुझे लगता है कि हम अगर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे दो बच्चे होमोजीनियस नहीं हो सकते। तो कैसे हम हर लेबर को होमोजीनियस मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट विच दे वुड बी क्रिएटिंग। दूसरा, हम कैसे डिविजिबल कह सकते हैं किसी भी यूनिट ऑफ लेबर को, क्योंकि इनहेरेंटली हर यूनिट ऑफ लेबर को हम डिवाइड करके, या हर एज ग्रुप को हम डिवाइड करके, हर जेंडर वाइज हम डिवाइड करके जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण डिप्रेशन इन द सोसाइटी ही आना है, नर्वसनेस इन द सोसाइटी आना है, एंग्जाइटी इन द सोसाइटी आना है, जिसको हम आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में पीयर प्रेशर कहते हैं। तो आइडली जो हमारी वाली इकोनॉमिक्स रही बचपन से, वो तो मैं कहूंगा कि वो इकोनॉमिक्स थी जो हमारे देश की सनातन इकोनॉमिक्स थी। और सनातन इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टाइम बैक की जब हम बात करते हैं, हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते ही नहीं है, हम तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। हम तो कभी डिविजिबल लेबर की बात ही नहीं करते थे, हम तो कहते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक से काम नहीं हो पाएगा दूसरा करेगा। हम तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, हम यूनिट सिस्टम की बात ही नहीं करते थे। मगर वो आइडियोलॉजी को तोड़ने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये पूरा खेल रचा, जिसको उसने वेलफेयर स्टेट बोला। एंड वो कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप सारा गोल्ड कब्जा करके उन्होंने उसको लिंक कर दिया अपनी करेंसी के साथ, जिसके ऊपर हमने पहले भी जिक्र किया। तो वो उसको नामकरण वेलफेयर स्टेट दे पाए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का नाम दे पाए। मगर हम में से जितने भी लोग यूएस गए हैं, अगर हम देखें, सबसे मैसिव डिटरेशन ऑफ हेल्थ तो वहीं पे ही है, सबसे मैसिव एंजाइटी लेवल भी वहीं पे ही है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी वहीं पे ही है, सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट भी वहीं पे ही है। हमारे यहाँ पे कहाँ साइकेट्रिस्ट और कहाँ ये सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो अब शुरुआत हुई है यहाँ पे। वो भी थैंकफुली हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट भी हमें चाहिए, हमें डिप्रेशन पिल्स भी चाहिए, रात को नींद नहीं आना इंसोम्निया भी चाहिए, इंसोम्निया की पिल्स भी चाहिए। फिर नींद नहीं आना तो एंग्जाइटी का लेवल बढ़ेगा। एंड रादर मैं तो ये भी कहूंगा कि अब तो वो बीपी की गोली और हर जगह घर में पहुंचे। तो जहां एक जमाने में 150 और 90 या 100 का लेवल रहता था, वो धीरे धीरे करके 120-80 पे ले आए, अब वो 110-70 पे ले आएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस बीपी की गोली में भी आ जाए। क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा थोड़ा डोज वो बीपी वाली गोली जो है वो बाकी काम कर ही देगी। क्योंकि रेगुलरली जब आप बीपी की गोली खाते रहते हैं तो थायराइड भी हो सकता है, फिर आपको डिप्रेशन भी होएगा, फिर आपको एंग्जाइटी भी होएगा, फिर आपको इंसोम्निया भी होएगा, आपको कुछ ना कुछ और जो मेडिकल माफिया है वो आपके ऊपर और हावी होता रहेगा। तो ये दोनों की मिली भगत है। एक तरफ से उन्होंने सोसाइटी में इकोनॉमिक्स ऐसे दे दी कि पीयर प्रेशर क्रिएट कर दो, और पीयर प्रेशर में जो बच्चा डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इंसोम्निया के उसमें चक्रव्यूह में जाए, तो साइकेट्रिस्ट खड़े कर दो, और वो दवाई की पिल्स ऐसी दे, वो पिल से करते करते वो बच्चा या जो बंदा है वो कभी भी पिल से बाहर ना निकल पाए। तो वो तरह का इकोनॉमिक मॉडल है जिसको उन्होंने वेलफेयर स्टेट बोला। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो आपका पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन था, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात कर रहे हैं कि लोएस्ट बॉटम पे होता है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इकोनॉमिक थ्योरी के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट बॉटम पे है, यानी कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है तो उनको सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है। इसका मतलब यही नहीं है कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे हो। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयड है। अब सिंस वो एम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत लो है।
मगर वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे होता है तो उसके बाद ही रिसेशनरी फेज आता है। क्यों? वही किनीशियन ने एक और थ्योरी दी थी कि भैया एक टाइम ऐसा आता है जब लेबर बेचारा काम काम कर थक जाता है, और इसलिए वो जो कर्व था वो जो लेबर का वो एकदम से किंक कर जाता है, या अदर पीछे की तरफ रिफ्लेक्स मार जाता है। क्योंकि कहता है भाई अब यार थक गया यार मैं, मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं, मेरे को अब रेस्ट करना है। एक्चुअल में उसने ऐसा बोला, मगर मैं यूं बोलूंगा ये यूं होएगा कि वो बंदा काम करते 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 डिप्रेशन में आ गया, वो कहता है वैसे काम नहीं हो सकता। एंड एक्चुअली में चाइना में यही हो रहा है। 9x9, 9x9 का उन्होंने मैट्रिक्स बनाया, लोगों को इतना एंगेज कर दिया, करते 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 लोग आज की डेट में डिप्रेशन में वहां पे। स्टूडेंट सेगमेंट से स्कूल के लेवल पे वो उनको एंगेज कर रहे हैं कि उनको डिप्रेशन ना हो। स्कूल के लेवल पे उनकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, स्कूल के लेवल पे, क्लास में बैठे बैठे। चाइना में क्लास में बैठे बैठे एक्सरसाइज करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि समय नहीं है ना बाहर जाके खेलने का, जगह ही नहीं है, रदर यूं बोलो, जगह ही नहीं है। प्लास्टिक सिटी बन गए हैं, जगह ही नहीं है बाहर खेलने के लिए, और अदर बाहर जाके खेलने की इम्यूनिटी भी नहीं है। कहाँ गए विवेक सर? तो मैं वो दो लिंक करने की कोशिश कर रहा था, आई होप आप मैसेज समझ पाए होंगे।